Everyone, welcome back to the channel. And today we will ending this chapter number 2, self and personality. तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर की कंप्लीशन के साथ कल मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी जो बोर्ड्स में आते हैं और बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए आज कुछ थ्योरीज देख लेते हैं और थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में कुछ प्रोजेक्टिव और पर्सनैलिटी असेसमेंट को समझा था, बट आज हम कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज को थोड़ा डिटेल में और डेप्थ में समझेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो, अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टिव हाइपोथेसिस है क्या, ये आइडिया क्या है। देखो, जब हम किसी इंसान को अनसर्टेन या अनक्लियर स्टिमुलस देते हैं ना, जिसको इंक ब्लॉट, पिक्चर, इनकम्प्लीट सेंटेंस, तो वो अपने अनकॉन्शियस थॉट, फीलिंग, डिजायर और कॉन्फ्लिक्ट उसमें प्रोजेक्ट कर देता है। ठीक है, मतलब पर्सन अपने अंदर छुपे हुए इमोशंस को अननोइंगली और मतलब कहते हैं ना अनसर्टेन चीजों पे प्रोजेक्ट करने लगता है। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टिव हाइपोथेसिस, राइट। तो इसी इसमें बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड भी होता है और डायरेक्ट मेथड भी होता है। तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि इंसान अवेयर ही नहीं है कि उसे किस बेसिस पे असेस किया जाएगा। ठीक है, उसके रिस्पॉन्सेज हमेशा रिवील करने के लिए थोड़ा सा उसका हिडन रहता है, बिकॉज उसको नहीं पता उसके साथ कौन सा टेस्ट कब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका फेक इस मतलब आपका फेकनेस दिखाना इसमें पॉसिबिलिटी जीरो है। ठीक है, तो इसमें क्या था, आपका इंटरप्रिटेटिव एक माइंडसेट रहता है जिसमें कि इसके लिए आपको ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जो इस थ्योरी को ढंग से समझते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, दैट इज द एम्बिगियस स्टिमुलस, है ना। तो सिचुएशन या ऑब्जेक्ट क्लियर ही नहीं है ना। फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स है, मतलब कि पर्सन अपना खुद का इमेजिनेशन यूज करता है। दूसरी बात, अनकॉन्शियस प्रोजेक्शन, पर्सन के अनकॉन्शियस मोटिव्स, फियर्स और डिजायर्स हमेशा रिवील होते हैं। चौथी बात, यूनिक रिस्पॉन्सेस, जिसमें हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो आइए कुछ मेजर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को देखते हैं। दैट इज द फर्स्ट वन इज इंक ब्लॉट टेस्ट। देखो, इसे डेवलप किया था हरमैन रॉरकैश ने, जिन्होंने ये बोला था कि देखो, सब्जेक्ट को 10 इंक ब्लॉट इमेजेस में दिखाया जाता है। 5 ब्लैक हैं और 5 वाइट, सॉरी 5 ब्लैक एंड व्हाइट है एंड 5 ही कलर्ड है। ठीक है, पर्सन से पूछा जाता है कि ये किस मतलब बेसिकली उनसे ये पूछा जाएगा ये किस जैसा लगता है आपको। तो उससे पता लगेगा कि उसकी पर्सनालिटी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका थिंकिंग पैटर्न कैसा है और वो इमोशनल फंक्शनिंग समझने के लिए वो किस तरीके का लेवल उसका मेच्योर मतलब उसका लेवल ऑफ मेच्योरिटी क्या है। समझ आया। दूसरी बात, थमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में बात करें तो डेवलप्ड बाय द मोरे एंड द मॉर्गन। ठीक है, 30 to 31 एम्बिजियस पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। दैट इज द पर्सन को एक कहानी बनानी होती है। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इवेंट्स के साथ। दूसरी बात, नीड्स, मोटिव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरपर्सनल रिलेशंस को समझने के लिए। दैट इज द थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। देखो, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे फादर ऑलवेज माई फादर ऑलवेज डैश, आई विश डैश, मतलब कि पर्सन उन्हें कंप्लीट करता है और अपने थॉट्स को उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करता है। तो इससे पता चलता है कि उसका माइंडसेट क्या है। दूसरी बात, एटीट्यूड, वैल्यू, फियर्स, होप्स और कॉन्फ्लिक्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। दैट इज द सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। फोर्थ वन इज अ ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, मतलब कि पर्सन से एक फिगर ड्रॉ करने को बोला जाता है। ड्राइंग के साइज का मतलब कोई भी शेप है, फीचर है या फिर कोई भी प्लेसमेंट से पर्सनालिटी ट्रेट को जज किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बहुत छोटा इंसान बनाता है तो उसमें इंफेरिटी फीलिंग है। ठीक है, तो उसकी ड्राइंग से उसकी पर्सनालिटी का एनालिसिस करना कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, अदर्स टेस्ट में आता है आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें कि गिवन वर्ड पर तुरंत फर्स्ट थॉट बोलना। प्ले टेक्निक टेस्ट, ये बच्चों के लिए होता है, मोस्टली बच्चों के लिए टॉयज के साथ उनके इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझा जाता है। फिर आता है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, सब्जेक्ट को एम्बिगियस पिक्चर्स दी जाती हैं और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है। ओके, सो बेसिकली व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इसमें अनकॉन्शियस मोटिव और हिडन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो रिवील किए जाते हैं। सब्जेक्ट को फ्रीडम मिलता है और एक्सप्रेस करने का मौका। तीसरी बात, डिफेंस मैकेनिज्म बाईपास किया जा सकता है। और चौथा, यूजफुल इन काउंसलिंग,
clinical psychology and the personal research. And there are some limitations. देखो, ये हाईली प्रोजेक्टिव है, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी है। अलग साइकोलॉजिस्ट अलग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें लो रिलायबिलिटी भी होती है और वैलिडिटी भी, मतलब कि रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं होते। तीसरी बात, टाइम कंज्यूमिंग भी है और ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, मतलब आपको इसमें बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। लास्ट वन इज, कभी कभी पर्सन डिलिबरेटली अपने आंसर्स को फेक भी कर सकता है, ठीक है। सो इस तरह से आप प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी टूल है जो मेनली हिडन पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स को समझने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। So this is all about this chapter, chapter number 2, and tomorrow I will share some important questions related to the board's examination. So परसों की क्लास से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग अपडेट। सो बाय एवरीवन।